अनोखी जिद, न तलाक दूंगी न साथ रहूंगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जब ये शब्द गूंजे तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। जज साहब ने अपनी कलम रोक दी। वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पीछे बैठी भीड़ में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। कटघरे में खड़ी थी 28 साल की ममता शर्मा। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। महंगी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई भूचाल आया हुआ है। उसके ठीक सामने खड़ा था उसका पति अमित शर्मा, एक बिखरा हुआ आदमी जिसकी आंखों की लाली, चेहरे की बेबसी चीख चीख कर उसकी कहानी कह रही थी। उसने जज साहब से सिर्फ एक ही भीख मांगी थी, जज साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दे। मुझे इस घुटन से आज़ाद कर दीजिए जज साहब। श्रीमती ममता शर्मा, आप क्या चाहती हैं? जज ने प्रिया की ओर देखते हुए एक सवाल किया। अब सबकी निगाहें पत्नी ममता शर्मा पर टिक गई थीं। ममता के होठों पर फिर वही रहस्यमय मुस्कान आई। उसने जज साहब की आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए अपनी ठंडी और सधी हुई आवाज़ में कहा, मैं इनसे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारा भत्ता लूँगी जज साहब। ना तो मैं इनके साथ रहूँगी, ना ही इन्हें तलाक दूँगी। जज साहब ने चश्मा उतार कर मेज़ पर रखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ थी। श्रीमती ममता, न तो आपको अपने पति के साथ रहना है, न ही उन्हें तलाक देना है। यह कोर्ट है, कोई मजाक नहीं चल रहा। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, मैं कोई मजाक नहीं कर रही जज साहब, मेरा यही फैसला है और बिल्कुल अटल है। यह सुनते ही अमित वहीं कटघरे में लगभग गिर सा पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जज आदित्य शर्मा समझ गए थे कि यह कोई आम पति पत्नी का साधारण झगड़ा नहीं है। यह एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ में कोई गहरा राज छिपा है। उन्होंने हथौड़ा मेज पर मारा। ऑर्डर ऑर्डर। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। अमित के वकील वर्मा ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, यह मेरी मुकम्मिल के मानवाधिकार का हनन है। यह मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। लेकिन वहीं पास खड़े ममता के वकील मुस्कुराए। माय लॉर्ड, ऐसा तो कानून में कहीं नहीं लिखा। अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक देना ही पड़ेगा। यह मेरी मुवक्किल का अधिकार है। अमित ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में एक हताश पति का दर्द साफ झलक रहा था। जज साहब, मैं तो आज भी इसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। मैंने इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, इनकी माताजी से भी बात की, यहाँ तक कि बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कहलवाया। मैं सुलह करने को तैयार हूँ, लेकिन यह सुनने को तैयार ही नहीं। अमित की आंखों में आंसू भर आए। जज साहब हैरान थे। एक तरफ एक बेबस पति था जो आज़ादी की भीख मांग रहा था, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी पत्नी जो उसे एक अदृश्य जंजीर में बांध कर रखना चाहती थी। जज साहब ने ममता की तरफ देखा। श्रीमती ममता शर्मा, आपके पति कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी है? ममता ने एक नज़र अमित पर डाली, जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। फिर उसने जज साहब की तरफ देखा। सपाट आवाज़ में कहा, जहाँ इज्जत ही ना हो वहाँ रहकर क्या करूँगी जज साहब? इज्जत? अमित लगभग चीख पड़ा। मैंने तुम्हें कौन सी बेइज्जती दी है, तुम बताओ तो सही। प्रिया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वो मैं आपको नहीं, जज साहब को बताऊंगी। अमित के वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट पर लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं। यह सिर्फ मेरी क्लाइंट को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की एक साजिश है। प्रिया का वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जर्वेशन, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट के पास अपनी हर बात का वाजिब कारण है।
जज साहब ने दोनों वकीलों को शांत कराया। उन्होंने ममता से सीधा पूछा, ठीक है ममता जी, आप बताइए क्या शिकायत है आपको अपने पति से? क्या इन्होंने आपके साथ कभी कोई मारपीट की, कोई घरेलू हिंसा की? नहीं। प्रिया ने एक पल में सोचा और फिर कहा, नहीं जज साहब, हाथ तो कभी नहीं उठाया। क्या दहेज की मांग रखी? जज साहब ने पूछा, लेकिन प्रिया ने उसे भी इनकार कर दिया। अमित के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, लेकिन प्रिया के अगले शब्दों से उस राहत को हवा में उड़ा दिया। लेकिन जज साहब, जख्म सिर्फ शरीर पर ही नहीं होते, दिल पर भी लगते हैं, और दिल पर लगे जख्म ज़्यादा गहरे होते हैं। कोर्ट रूम में जज साहब के एक सवाल ने जैसे प्रिया के अंदर दबे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया हो। आप मुझे पहले पूरी कहानी बताइए, दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ममता की नज़रें एक पल के लिए अमित से मिलीं और उसकी आंखों से नफरत की जगह एक भूली बिसरी यादें झलक कूंधी। जज साहब, हमारी कहानी किसी परी कथा की तरह शुरू हुई थी। हम एक रोज़ दोस्त की शादी में मिले थे और मुझे इनकी आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और ठहराव दिखाई दिया। छोटे शहर से आए एक सीधे साधे लड़के जिसकी दुनिया भविष्य की योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी और मेरी दुनिया बड़े बड़े सपनों से भरी थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए जो इज्जत थी उसने मुझे पहली ही मुलाकात में इनकी तरफ खींच लिया था। उस मुलाकात के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ जो घंटों तक फ़ोन पर चलता रहा। उन्हें मेरा चुलबुलापन और ज़िंदगी का भरपूर जीने का पसंद अच्छा लगा। मुझे भी उनकी बातों में मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। अमित ने कहा, ममता, मैं कोई शहजादा नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरे करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। मैंने भी मजाक में पूछा था, और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ मांग लूँ जो आप पूरी ना कर सकें? तो अमित ने जवाब दिया था, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। बताते हुए ममता की आंखों में आंसू टपकने लगे। उस एक वादे ने मैंने अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी जज साहब, और कौन लड़की ऐसे वादों पर यकीन नहीं करेगी। मुझे लगा था कि मुझे मेरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया। शादी के दिन उन्होंने मुझसे कहा था, ममता, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी है और तुम्हारा हर दुख भी मेरा ही है। हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने अपने माँ बाप, अपना घर, अपने सपने सब कुछ पीछे छोड़कर इनके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मुझे लगा था कि अब मेरी दुनिया सिर्फ खुशियों से भरी होगी। ममता की आवाज़ में अचानक सख्त हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो शीश महल मैं अपने सपनों में बना रही थी वो शादी के कुछ ही महीनों के बाद बिखर कर टूट जाएगा, और वो टुकड़े आज भी मेरे दिल में चुभते हैं। जज साहब ने गहरी सांस ली। तो फिर यह सब बदल कैसे गया? वो कौन सा तूफान था जिसने इस खूबसूरत परी कथा को डरावने सपने में बदल दिया? प्रिया ने अपनी नम आंखें उठाईं, जिनमें शिकायतों का एक सुलगता हुआ अंगारा था। उसकी आवाज़, जो कुछ पल पहले कांप रही थी, वह किसी टूटे हुए शीशे की तरह तेज और धारदार हो गई थी। तूफान? जज साहब, तूफान तो एक बार में आता है जो सब कुछ तबाह करके चला जाता है। मेरी ज़िंदगी तो हर रोज़ एक नया बवंडर उठता था जिसने धीरे धीरे मेरी हर खुशी को निगल लिया। ममता एक कदम आगे बढ़ी, अमित की तरफ उंगली उठाई जो इस इल्ज़ाम से शक पका गया था। शादी के 3 साल हो गए जज साहब, क्या आप यकीन करेंगे, इन 3 सालों में मुझे एक बार भी कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। जिस इंसान ने आसमान से तारे तोड़ लाने की कस्में खाई थीं, उन्होंने मुझे घर की 4 दीवारी में कैद करके रख दिया। मेरे लिए दिल्ली का मतलब ही सिर्फ 2 कमरों का फ्लैट था। वो मुझे रानी बनाने वाले थे, लेकिन बना दिया एक ऐसी कैदी जिसकी दुनिया सुबह रसोई से शुरू होती थी और रात को उसी इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। कोर्ट में बैठी कुछ औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। यह एक ऐसी शिकायत थी जिसे कई दिल महसूस कर सकते थे। ममता की आवाज़ ऊंची हो गई, इस इंसान ने जज साहब
इस इंसान ने मुझे मेरे कैरियर की शुरुआत तक नहीं करने दी। कभी किसी और कभी किसी बहाने से मुझे हमेशा रोक दिया। और तो और मेरा जन्मदिन, जो मेरे लिए सबसे ख़ास दिन था, पहले साल इन्होंने यह कहकर टाल दिया, इस बार थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, अगली बार शानदार पार्टी करेंगे। दूसरे साल ये भूल गए। मैंने वो दिन रोते रोते गुजारा था जज साहब। इन्हें मेरा प्यार नहीं, मेरी खुशियाँ नहीं, सिर्फ अपना काम और अपना आराम याद रहता था। अमित कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। ममता, यह सच नहीं है, चुप रहो तुम। ममता लगभग चीखी। आज मुझे बोलने दो जज साहब, इस घर में मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं इनकी पत्नी थी, लेकिन घर का फैसला इनकी माँ लेती थी। मेरी राय की कीमत उस घर में रद्दी के कागज़ से भी कम थी। उसकी आवाज़ में अब दर्द और गुस्सा एक साथ घुल चुके थे। और हद तो तब हो गई जज साहब, जब मैं तेज बुखार में तप रही थी, मेरा बदन टूट रहा था। मैंने इनसे कहा कि ऑफिस से जल्दी लौट आना, मुझे डॉक्टर को दिखा लाना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके कह दिया, मम्मी, ममता की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाना और दवाई दिलवा दो। जज साहब, मैं बुखार के कारण तप रही थी, और सुनिए इनकी माँ ने क्या किया। उन्होंने अपना देसी नुस्खे वाला काढ़ा बनाकर मुझे पिला दिया, और मेरे महान पति ने दोबारा फ़ोन करके पूछने की तकलीफ़ भी नहीं की मेरी तबीयत कैसी है। जिस सहारे की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो कहीं नहीं था। आखिरकार मेरी माँ का फ़ोन आया, और जब मैंने उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। तब जाकर मुझे कहीं आराम आया। उसके बाद भी मेरी माँ ने न जाने कितनी बार फ़ोन करके मुझसे मेरा हालचाल पूछा, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी नहीं पूछा। जब ये मुझे अपनी पत्नी का हक ही नहीं देना चाहते, तो क्या ज़रूरत थी मुझसे शादी रचाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोर्ट रूम में एक भारी खामोशी छा गई, जिसे ममता की सिसकियां ही तोड़ रही थीं। अमित के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी के शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने कांपते होठों से जज साहब से कहने की इजाज़त मांगी। जज साहब ने सिर हिला करके अनुमति दी। अमित अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोला, जज साहब, हाँ, यह सच है कि मैं प्रिया को कहीं घुमाने नहीं ले गया, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, वरना कौन पति नहीं चाहेगा कि अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दे। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए एक सैलरी से घर का EMI निकालना, माँ की दवाइयाँ, महीने का खर्च और ऊपर से ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच मैं शौक़ पूरे करूँ या घर चलाऊँ। परंतु मैंने इसे वादा किया था कि मेरा प्रमोशन होते ही मैं सबसे पहले इनकी यह ख्वाहिश पूरी करूँगा। उसकी आवाज़ में एक मध्यम वर्गीय इंसान की बेबसी साफ झलक रही थी। ममता, जहाँ तक तुम्हारे पहले जन्मदिन की बात है, मैं घर आने से लेट ज़रूर हो गया था ममता, लेकिन उस दिन ऑफिस से लौटते हुए मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आया था। हाँ, वो कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसमें मेरा प्यार। पर तुम्हें वो मिठाई नहीं, किसी 5 सितारा होटल में डिनर चाहिए था, जो उस महीने मेरे बजट से बाहर था। क्या प्यार की कीमत तोहफे के आकार से तय होती है जज साहब? अमित की आवाज़ भर्रा गई। और वो दिन जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, हाँ, मैं नहीं आ सका। मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी इंस्पेक्शन था। अगर मैं उस दिन छुट्टी लेता तो शायद मेरी नौकरी चली जाती, और ये नौकरी, ये भी तो मैं अपना घर चलाने के लिए ही करता हूँ ममता। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही तो मैंने दिन रात खटकता हूँ। मैंने माँ को फ़ोन किया, उन्हें कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। माँ ने तुम्हें घरेलू दवा दी, तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ, माना कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गई, क्योंकि उन्हें यकीन था
कि उस नुस्खे से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो मुझे भी आज तक यही काढ़ा पिलाती आई हैं। लेकिन क्या ये मेरा गुनाह था कि मैंने अपनी माँ से मदद मांग ली? अमित ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, जज साहब, मैं इसे रानी शायद नहीं बना सका, मैं आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सका। मैं एक आम इंसान हूँ जो अपने परिवार के लिए एक अच्छी इज्जत भरी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरी कोशिश इनकी उम्मीदों के सामने छोटी पड़ गई। अमित के इन शब्दों ने कोर्ट रूम का माहौल बदल दिया। कहानी जितनी सीधी और एक तरफा लग रही थी, अब उतनी ही नहीं थी। सहानुभूति की लहर अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। जज साहब ने सारे पहलुओं को सोच विचार कर उन्होंने अपनी नज़रें ममता पर टिकाईं, जिनकी आंखों में अब भी शिकायतें थीं। जज साहब ने संयम से कहा, श्रीमती ममता, मैंने आपकी बातें सुनी। घुमाने न ले जाना, जन्मदिन पर महंगा तोहफा न देना या आपकी राय न लेना, ये बातें यकीनन दिल दुखाती हैं। लेकिन क्या यह वजह इतनी बड़ी है कि आप अपने पति से अलग हो जाएं? पति पत्नी के रिश्ते में इन छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव तो आ सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण रिश्ता तोड़ना समझदारी नहीं है। इससे पहले कि ममता कोई जवाब देती, कोर्ट रूम में पीछे से एक तेज और भावुक आवाज़ गूंजी, जज साहब, आप ममता को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इसने आपको अब तक इस पर हो रहे जुल्म की पूरी कहानी बयान नहीं की है। मैं बताऊंगी इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। सबकी निगाहें उस आवाज़ की दिशा में घूम गईं। लोगों के बीच खड़ी एक 60 साल की महिला, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अपनी बेटी के लिए लड़ने का जज्बा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह ममता की माँ सुधा देवी थी। कोर्ट के एक अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप बैठ जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा आप तभी आगे आएंगी। लेकिन सुधा देवी नहीं रुकी। ममता मेरी बेटी है, इसे मैंने जन्म दिया है, मैंने चुपचाप नहीं रह सकती। इनकी आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि जज साहब के हाथ के इशारे से अधिकारी को रोक दिया। आगे आ जाने दीजिए, जज साहब बोले। सुधा देवी कटघरे के पास आकर खड़ी हो गईं। उनकी सांसें फूली हुई थीं। जज साहब, मेरी बेटी ने अपने आप को इस मक्कार आदमी की पूरी कहानी नहीं बताई। असली जिल्लत तो मेरी बेटी ने सहन की है। जब भी प्रिया के मायके में, यानी कि हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता था, तो ये साहब कभी इनके साथ नहीं जाते थे। मेरी बेटी बेचारी अकेली जाती थी। सब लोग पूछते थे, तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? क्या जवाब देती मेरी बच्ची? सबके सामने सिर शर्म से झुक जाता था। बताइए, क्या ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है? अमित ने तुरंत अपना बचाव करना चाहा। जज साहब, यह सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी किसी फंक्शन में नहीं गया। हाँ, एक बार प्रिया के चाचा के बेटे की शादी में मैं नहीं जा पाया था। मेरी कंपनी में साल का सबसे बड़ा ऑडिट चल रहा था और मेरा वहाँ रहना बेहद ज़रूरी था। मैंने प्रिया को यह समझाया भी था कि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा। अमित की बात सुनकर सुधा देवी और भड़क गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर जज साहब से कहा, अरे ये तो बस एक बहाना है। हर बार इसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। शादी ब्याह तो छोड़िए जज साहब, जब ममता के पिताजी का देहांत हुआ था उस समय भी ये आदमी उसके साथ नहीं था। हम लोगों की दुनिया लुट गई। मेरी बेटी बेसहारा हो गई, लेकिन ये कहीं और अपनी नौकरी में फंसे हुए थे। हमने फ़ोन करके इनको खबर दी, लेकिन जब ये लौटे तब तक अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अंतिम संस्कार के भी 4 घंटे बाद पहुँचे थे ये। क्या यही होता है एक पति का सहारा? कोर्ट रूम में खामोशी गहरी हो गई। प्रिया के आंसुओं की धार उसके चेहरे को भिगो रही थी। वह हाँफती हुई बोली, हाँ जज साहब, उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। जिस शख्स ने मुझे वादा किया था कि वह हर खुशी और दुख में साथ देगा,
वही मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख में साथ नहीं था। वो दिन मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। जज साहब ने गंभीरता से अमित की ओर देखा। मिस्टर अमित, इस विषय में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अमित का चेहरा उतर गया। उसने गहरी सांस भरते हुए धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, जज साहब, मैं कसूरवार नहीं हूँ। सच यह रहा, मुझे तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि पिताजी की तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं नौकरी के सिलसिले में दूर गया था। इनकी तबीयत बिल्कुल सामान्य थी। अगर जरा सा भी अंदेशा होता तो मैं जाता नहीं। उसकी आवाज़ डगमगा गई। जिस क्षण मुझे फ़ोन पर खबर मिली कि उनका देहांत हो चुका है, मैंने वहीं से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। फ़्लाइट की टिकट बुक कराने लगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल सका। मजबूरी में ट्रेन पकड़नी पड़ी। पूरी यात्रा बेचैनी में बीती, लेकिन जब तक पहुंचा तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। अमित की आंखें भर आईं, उनकी आवाज़ कांपने लगी। विश्वास मानिए जज साहब, उस दिन जितना दर्द प्रिया को हुआ उतना ही मुझे भी था। मैं अपनी पत्नी के पिता के अंतिम विदाई पर भी न दे सका। उस कसम को मैं आज तक ढो रहा हूँ। कसक को जज साहब अमित की मजबूरी को समझने लगे, लेकिन सुधा देवी अभी रुकने वाली नहीं थी। वह गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज़ में बोली, देखा जज साहब, हर बार ये झूठा इंसान कोई ना कोई झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर मान भी लिया जाए उस दिन की मजबूरी थी, लेकिन जो रोज़ रोज़ मेरी बेटी को सहना पड़ता है, दिन रात सास के ताने, उस सब का क्या? आप यकीन नहीं करेंगे जज साहब, मेरी बच्ची को क्या क्या सुनना पड़ता है अपनी ससुराल में। तुम औरत होकर घर नहीं संभाल सकती, खाना अच्छा नहीं बनाती, बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे हजारों ताने सुन सुनकर मेरी बेटी को का दिल पत्थर हो गया है। और जज इसने बिजनेस शुरू करने का सपना देखा तो इस आदमी ने वह सपना भी कुचल दिया। जज साहब देख रहे थे कि ममता की माँ एक एक करके अमित को वो सारी शिकायतें गिना रही थी जो ममता शायद भूल भी चुकी थी। लेकिन अब अपनी माँ के बोलने के साथ साथ ममता भी वह सारी बातें याद कर कर के रोती जा रही थी। ममता के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसने रोते रोते कहा, हाँ जज साहब, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं अपना सपना पूरा करूँगी, लेकिन मुझे साफ कह दिया गया कि तुम घर और बच्चे संभालोगी, बिजनेस नहीं। मेरे सपने की कोई कीमत नहीं। जज साहब ने ध्यान से अमित की ओर देखा। क्या यह सच है मिस्टर अमित? क्या आपने ममता को बिजनेस शुरू करने से रोका? अगर उन्हें अपने सपने को पूरा करने थे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। अमित ने तुरंत सिर उठाया। आवाज़ टूट रही थी मगर दृढ़ थी। नहीं जज साहब, मैंने कभी इसे मना नहीं किया। हमारी बेटी की टाइफाइड हो गया था, वो काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। मैंने बस इतना कहा था कि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़े समय के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि मैं जानता था कि वो दोनों तरफ अपना ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए उसे 2-3 महीने रुकने को कहा था। मैंने ममता से कहा था कि बच्ची की तबीयत संभलने के बाद मैं खुद उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करूँगा। और जहाँ तक रही मेरी माँ की बातें, तो जज साहब, डॉक्टर ने बच्ची को बाहर का खाना खिलाने से बिल्कुल मना किया था। मेरी माँ प्रिया को सिर्फ यही कहती थी कि बाहर का न खिलाओ, घर का अच्छा खाना खिलाया करो। लेकिन प्रिया फिर भी उसे बाहर का पैक फूड या मैगी नूडल्स खिला देती थी। जब भी माँ इस बात पर टोकती तो प्रिया को गुस्सा चढ़ जाता। अक्सर इस बात पर घर में क्लेश खड़ा हो जाता। अमित ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैंने हर बार बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ना माँ को समझा पाया, ना अपनी ममता को। इस बीच सबसे ज़्यादा टूटा मैं खुद हूँ जज साहब, क्योंकि मैं दोनों पार्टों के बीच पिस रहा था। कोर्ट का माहौल और भारी हो गया। अमित की आवाज़ बीच में टूट गई, गला भर्रा गया। वह वहीं कटघरे में सिर झुकाकर रो पड़ा। एक 32 साल के मर्द को कोर्ट में यूँ फूट फूट कर रोता देख पूरे कोर्ट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक मजबूत दिखने वाला आदमी पूरी तरह से टूट चुका था।
लेकिन ममता की माँ इसका कोई असर नहीं था। उनकी आंखों में आग जल रही थी। ये मगरमच्छ के आंसू हैं जज साहब। सुधा देवी की आवाज़ नस्तर की तरह चुभी। जज साहब देखिए कैसे रो रहा है। ये सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने का एक नाटक है। जितनी भी दलीलें ये पेश कर रहा है सब की सब झूठ हैं। एक एक पैसे के लिए तरसाता है। और ये मेरी बच्ची को, ये आदमी उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बेटी ने तय किया है कि वो कानून के मुताबिक हर महीने इस आदमी से गुजारा भत्ता लेगी, लेकिन इसे आज़ाद नहीं करेगी। ये आदमी भी ममता के साथ इसी रिश्ते में बंधा रहेगा। ये मेरी बेटी ममता को खुश नहीं रख सकता, तो मैं और मेरी बेटी भी इसे दूसरी औरत के साथ खुश नहीं देखना चाहते। जज साहब सारे बयानों को माप तोल रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते, अमित के वकील मिस्टर वर्मा तुरंत खड़े हो गए और उनकी आवाज़ में गुस्सा और दृढ़ता। जज साहब, इस सारे मामले में एक बात और भी है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और एक पुराना लेकिन साफ सुथरा दस्तावेज निकालकर जज साहब की तरफ बढ़ा दिया। जज साहब, यह है अमित का अपॉइंटमेंट लेटर है। 3 साल पहले बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिला था। पैकेज था 25 लाख रुपए सालाना। आज जो वह कमाता है उसका 3 गुना, लेकिन उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी। जज साहब ने हैरानी से दस्तावेज देखा और पूछा, क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी अपने मिस्टर अमित? इससे बेहतर तो आपके लिए कुछ भी नहीं था। अगर आपने ये नौकरी स्वीकार कर ली होती तो आज आपके हालात कुछ और होते। वर्मा जी ने एक बार नज़र ममता पर डाली, जिसका चेहरा अब भावशून्य था। फिर कड़कड़ाती आवाज़ में बोले, जज साहब, ये बात आप मिस्टर अमित से न पूछकर उनकी पत्नी ममता शर्मा से पूछें तो बेहतर होगा। जज साहब मिस्टर वर्मा को हैरानी से देखने लगे। फिर मिस्टर वर्मा से अपनी आवाज़ में पूरा दम लगाकर भरकर बोले, हाँ जज साहब, क्योंकि ममता शर्मा बेंगलुरु शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं जा सकती। मेरे मुवक्किल अमित शर्मा ने अपने कैरियर का इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि ममता को अपने परिवार से दूर न जाना पड़े। वकील ने अपनी बात ख़त्म करने के बाद एक सवाल और दागा, जो पूरे कोर्टरूम में तीर की तरह फैल गया। जिस इंसान ने अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, उस पर उसकी पत्नी एक एक पैसे के लिए तरसाने का इल्ज़ाम लगा रही है। ये कहाँ तक का जायज़ है? अमित के वकील के खुलासे ने कोर्ट रूम में एक भूचाल सा ला दिया। जज साहब के साथ साथ वहाँ बैठे वकील और आम लोग भी हैरान रह गए थे। सबकी निगाहें ममता पर थीं, जो मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से फीका पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब सुधा देवी के पास भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि यह एक ऐसा सच था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जज आदित्य शर्मा ने दस्तावेज को देखा, फिर अमित के झुके हुए कंधों को और फिर ममता के पीले पड़ चुके चेहरे को। उनकी अनुभवी आंखों ने अब कहानी के वह हिस्से भी दिखने लगे थे जो अब तक अंधेरे में थे। अब सुधा देवी को लगा कि बाजी हाथ से निकल रही है। उन्होंने तुरंत आंसू भरी आंखों में जज साहब की तरफ देखा। जज साहब, ये तो कहानी का एक पहलू है जिसे वकील साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी बेटी को बचपन से ही राजकुमारी की तरह पाला है। उसने कभी तकलीफ़ देखी ही नहीं। मेरी बेटी जब छोटी सी थी तो एक गुड़िया के बाल बिगड़ जाने पर रो पड़ती थी, और मैं और उसके पापा जब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान न ले आए। हमने उसे नाजों से पाला है जज साहब। और इन लोगों ने क्या किया, मेरी उस हंसती खेलती गुड़िया को हर रोज़ रोने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटी ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उसे दिन रात तानों से जहर भरे घूंट पीने पड़ रहे हैं। जब भी फ़ोन करती हूँ अपनी बच्ची को तो बस उसकी सिसकियाँ ही सुनाई देती हैं। मैं अपनी बेटी को इस नर्क से घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकती। जज साहब,
बिल्कुल नहीं देख सकती। ममता ने माँ का हाथ पकड़ लिया और टूटते हुए स्वर में बोली, हाँ माँ, मैं हार गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इस घर को अपना वजूद बनाने की, लेकिन मेरे वजूद और मेरे सपनों को बस नज़रअंदाज किया गया। अब मैं थक गई हूँ। कोर्ट में उपस्थित अन्य औरतें ममता की पीड़ा को समझ पा रही थीं, लेकिन तभी जब जज आदित्य शर्मा ने अपनी कलम टेबल पर रख दी और कुछ देर आंखें बंद रखीं, जैसे वह स्थिति की गहराई को नाप रहे हों, और फिर उन्होंने अपने चश्मे के ऊपर से एक बहुत पैनी नज़र सुधा देवी पर डाली और फिर वो सवाल पूछा जिस केस ने पूरी दिशा ही बदल दी थी। सुधा जी, एक बात बताइए, जब प्रिया अपने पति के घर में रह रही थी तब आप दोनों की बात कितनी बार होती थी? सुधा देवी ने बिना सोचे गर्व से कहा, रोज़ होती थी जज साहब, 2-3 घंटे तो आराम से बात हो जाती थी। वो मुझसे अपना हर सुख दुख बांटती थी। जज साहब ने अगला सवाल दागा, उस समय क्या आपको पता होता था कि घर में आज खाने में क्या बना है? हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाती। सुधा देवी ने कहा, यह समझे बिना कि वह एक जाल में फंस रही हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा गया, अगर सास बहू में कोई छोटी मोटी नोक झोंक होती थी तो क्या उसकी खबर भी आपको तुरंत मिल जाती थी? जी जज साहब, मेरी बेचारी बच्ची किसी दिल का हाल सुनाती, एक बात बताती थी वो मुझे, मैं ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। सुधा देवी ने जोर देकर कहा। अब जज साहब की आवाज़ में एक सख्ती आ गई। उन्होंने सुधा देवी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो मतलब आप अपनी बेटी की ससुराल के हर पल की खबर रखती थी, उसके किचन में होने वाली सास बहू की खटपट से लेकर उसके कमरे में होने वाली पति पत्नी की निजी बातों तक। पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने अपना आखिरी और सबसे तीखा सवाल पूछा, सुधा जी, आपने अपनी बेटी को नाजों से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, धूमधाम से इसकी शादी करके विदा किया है, यह सबको मालूम है, लेकिन क्या आपने उसे कभी मानसिक रूप से उसके पति के घर का होने दिया, या हर रोज़ फ़ोन पर उसे वापस खींचकर अपने ही आंगन की राजकुमारी ही बनाए रखा? यह सवाल नहीं, एक आईना था जिसमें सुधा देवी को अपना क्रूर और स्वार्थी चेहरा दिखाई देने लगा था। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थीं। जज साहब का सवाल एक हथौड़े की तरह था, जिसकी चोट से सुधा देवी तिलमिला उठी। वह तुरंत अपना बचाव करने लगी। जज साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं उसकी माँ हूँ। अगर वह अपना सुख दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? क्या उसे घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाए? जज साहब ने अपनी जगह से उठे बिना शांति से कहा, सुधा जी, एक बेटी अपना सुख दुख अपनी माँ को ही बताएगी, यह बात सच है, लेकिन सवाल यह है कि सुख था दुख था कौन सा? उन्होंने अपनी पैनी नज़रें सुधा पर और उसकी माँ पर गढ़ाईं। अमित ऑफिस से लेट आया, यह एक घटना थी, दुख नहीं। सास ने खाने में नुक्स निकाला, यह एक तकरार है, जुल्म नहीं। जन्मदिन पर महंगा तोहफा नहीं मिला, यह केवल एक उम्मीद का टूटना है, रिश्तों का टूटना नहीं। जज साहब की आवाज़ अब और भी गहरी हो गई थी। आपने अपनी बेटी से हर रोज़ 3 घंटे बातें की। आपने उसके घर की हर छोटी बड़ी बात को सुना और हर छोटी बड़ी बात को एक बड़ा दुख बना दिया। हर छोटी तकरार को एक जुल्म का नाम दे दिया। घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बातें अगर आप उससे ना पूछती और वह आपको ना बताती तो शायद 2-4 दिनों में खुद व खुद भूल जाती। फिर से घर के लोग एक हो जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपकी बातों ने छोटी सी चिंगारी को सुलगाकर इतना बड़ा बना दिया कि उस चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया। सुधा की नज़रों में उसके घर वालों को अपराधी बना दिया। वह खुद एक पीड़िता बनकर रह गई। आपने अनजाने में ही अपनी बेटी के मन में यह भर दिया कि उसका ससुराल एक नर्क है, उसका पति एक जालिम है। सुधा देवी कांप रही थी। मैंने तो बस उसका साथ दिया है,
यह साथ नहीं था सुधा जी, जज साहब ने कठोरता से कहा। यह जहर था, यह एक मीठा जहर जो आपने अपनी ही बेटी की शादीशुदा रिश्ते में घोल दिया। शादी का पौधा पति पत्नी के भरोसे और आपसी समझ के पानी से सींचा जाता है। आपने रोज़ फ़ोन करके उस पौधे की जड़ों में नफ़रत और शिकायत का तेजाब डाल दिया। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और सुन्न खड़ी रहीं। सुधा जी, जब भी आप अपने ममता जी, जब भी आप अपने पति से कोई अनबन हुई तो उस समस्या को सुलझाने के लिए अपने पति से बात करने के बजाय आपने अपनी माँ को फ़ोन किया। आपने अपने पति का अपना साथी नहीं बल्कि अपनी माँ को अपना वकील बना लिया। आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते को हर फैसला आप दोनों के बीच नहीं बल्कि आपके और आपकी माँ के बीच होने लगा। जज साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, असली समस्या न पति में है न पत्नी में, समस्या है इस रिश्ते में, एक तीसरे व्यक्ति की उस दखल अंदाजी में जो प्यार के लिबास में लिपटी हुई है। सुधा जी, आपकी बेटी 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन आपने उसे कभी अपने पति के और पत्नी का मौका बनने नहीं दिया। यह सुनते ही ममता को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ले ली हो। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ गूंज रही थी। माँ से की गई हर शिकायत, हर आंसू, हर छोटी छोटी बात जो उसे आज पहली बार समझ आया। उसने अपने ही हाथों में अपने घर की नींव और डायनामाइट लगा दिया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था। फिर पीछे से किसी और की धीरे से ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह तालियां जज साहब के विश्लेषण के लिए थीं, वह कड़वी सच्चाई के लिए थीं जिसे आज हर कोई महसूस कर रहा था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने अदालत में एक अधिकार था, उनके आवाज़ में एक अधिकार था, लेकिन साथ ही एक पिता जैसी नरमी भी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। यह साफ है कि इस रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि तलाक किसी भी समस्या का आखिरी हल होना ही नहीं चाहिए। इसलिए तलाक की अर्जी पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले यह अदालत एक वैवाहिक प्रयोग का आदेश देती है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। वैवाहिक प्रयोग, यह क्या होता है? जज साहब ने अपनी बात जारी रखी। यह प्रयोग पूरे 1 महीने तक चलेगा और इसके कुछ सख्त नियम होंगे जिसका पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य होगा। अगले 1 महीने तक श्रीमती ममता अपनी मां श्रीमती सुधा से किसी भी तरह के कोई संपर्क नहीं करेंगी, ना ही फ़ोन पर, ना ही वीडियो कॉल और ना ही उनसे मिलेंगी। यह सज़ा नहीं बल्कि एक ममता को मौका देने के लिए है ताकि वह बाहरी प्रभाव के बिना अपनी सोच और अपने मन की आवाज़ सुन सके। अमित और ममता दोनों को हर हफ्ते एक साथ मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। सत्र की रिपोर्ट सीधे अदालत में जमा की जाएगी। आप लोगों को एक खाली कांच का जार और कुछ कागज़ की पर्चियाँ अपने पास रखनी होंगी और हर रोज़ बिना एक दूसरे को दिखाए अपने रिश्तों की कोई एक अच्छी और सकारात्मक याद उस पर्ची पर लिखकर जार में डालनी होगी। ये यादें आपके झगड़े शुरू होने से पहले की होनी चाहिए। इस जार को 1 महीने के बाद अदालत में ही खोला जाएगा। आप दोनों एक ही घर में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर किसी की भी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे और इस दौरान अमित की माताजी और ममता की माताजी उनके किसी भी काम में कोई दखल नहीं देंगी। ध्यान रहे, अदालत के हर हुक्म का पालन होना चाहिए सही तरीके से। यह एक अभूतपूर्व फैसला था। अंतिम अमित और ममता दोनों हैरान थे। उनके पास इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। शुरुआती दिन बहुत अजीब और मुश्किल थे। घर में एक बोझिल खामोशी सी छाई हुई थी। ममता के लिए अपनी माँ से बात ना किए बिना एक दिन भी काटना पहाड़ जैसा था। उसे बार बार फ़ोन उठाने की तलब होती, लेकिन अदालत का आदेश उसे रोक देता। पहला काउंसलिंग सेशन एक तूफ़ान की तरह था। दोनों ने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास काउंसलर के सामने निकाल दी। काउंसलर ने बिना किसी को सही या गलत ठहराए बस उनकी बातें सुनी, लेकिन अगले सेशन में वे एक दूसरे के नज़रियों को समझने लगे।
ममता को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ की चिंता ने अमित को कितना घुटन और अकेलापन महसूस कराया था। वहीं अमित को समझ आया कि ममता अपनी माँ पर कितनी निर्भर थी और एक नए माहौल में उसे कितने सहारे की ज़रूरत थी। स्मृतियों का जाल धीरे धीरे अपना जादू दिखाने लगा। हर रात सोने से पहले वे अपने अतीत के सुनहरे पलों को याद करते। अमित ने उस दिन के बारे में लिखा जब ममता ने उसके जन्मदिन पर आधी रात को उसका पसंदीदा केक बनाया था। ममता ने उस पल को याद किया जब बारिश में उसकी बाइक खराब हो गई थी और अमित ने उसे भीगने से बचाने के लिए अपनी जैकेट दे दी थी। ये छोटी छोटी यादें उन्हें यह याद दिला रही थीं कि वे कभी एक दूसरे से के लिए कितना प्यार करते थे। वे अपने झगड़ों को भूलकर अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात करने लगे। इस प्रयोग का सबसे बड़ा मोड़ एक रात आया जब ममता स्मृतियों के जार के पास बैठी थी, चुपचाप रो रही थी। अमित ने उसे देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। ममता ने सिसकते हुए कहा, अमित, हम कैसे थे और हम क्या बन गए? माँ की हर बात को मानना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे सपनों को कभी नहीं समझा। मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाए और मैं बहुत बुरी हूँ। अमित ने उसे अपनी ओर खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। बहुत समय के बाद वे एक दूसरे के पास आए। अमित ने कहा, तुम बुरी नहीं हो ममता। शायद मैं भी तुम्हें भरोसा नहीं दे पाया कि तुम अपनी बात मुझसे कह सको, और गलती हम दोनों की ही है। उस रात उस घर की खामोशी टूटी। आंसुओं ने सारी कड़वाहट धो दी और उनकी जगह मोहब्बत और समझने ले ली। ठीक 1 महीने बाद वही पटियाला हाउस कोर्ट का कमरा नंबर 402, लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर तनाव की जगह एक सुकून भरी मुस्कान थी और वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जज साहब ने पूछा, तो क्या फ़ैसला किया आप दोनों ने? इससे पहले कि अमित कुछ कहता, उससे पहले ही ममता आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसकी आवाज़ में एक अद्भुत हिम्मत थी। जज साहब, मैंने 1 महीने में सिर्फ वक्त नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को दोबारा जिया है। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जितना समय अपनी माँ के कंधे पर रोकर गुजारा है, अगर उससे आधा समय भी मैं अपने पति का हाथ थाम कर बिताया होता तो शायद हमें कभी यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वह रोते हुए अमित की तरफ मुड़ी। मैंने अपने पति के हर त्याग और नज़रअंदाज किया है त्याग को। मैं बस शिकायतें ढूंढती रही, उस प्यार को देख ही ना पाई जो ये छोटे छोटे पलों में मुझ पर लुटाते रहे। फिर अमित बोला, मैं भी समझ चुका हूँ जज साहब। मेरी पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे भरोसे मेरे साथ आई। मुझे भी अपनी पत्नी को समझना चाहिए था, उसे थोड़ा समय देना चाहिए था, ज़्यादा नहीं तो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए था। पूरा कोर्ट रूम अपनी सांसें रोके उन्हें देख रहा था। योर ऑनर, मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, ममता ने कहा। तो अमित उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया। जज साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे यही उम्मीद थी। अब इस जार को खोलिए, इसमें से एक एक पर्ची निकाल कर पढ़कर सुनाइए। अमित ने कांपते हाथों से एक पर्ची निकाली। उसका गला रुंध गया। फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है जब मेरे प्रमोशन की पार्टी में एक रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था तो तुमने ही सबके सामने आकर मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मुझे अपने पति पर गर्व है। उस दिन तुमने मुझसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना दिया था। ममता की आंखों में आंसू झरझर झरने लगे। उसने अपनी एक पर्ची उठाई और पढ़ी। शादी के बाद जब मैं अपनी मम्मी और पापा की याद में उदास बैठी थी, तब तुम मेरे लिए पसंदीदा और तीखे वाले गोलगप्पे लेकर आए थे। मेरा मन तब भी भारी था तो तुमने मुझे हंसाने के लिए चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए थे। और सच कहूँ अमित, मैंने आज तक उससे ज़्यादा ख़राब जोक्स नहीं सुने थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, एक सिविल इंजीनियर जो एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाता है और एक छोटे से बच्चे की तरह मासूम सा चेहरा बनाकर मुझे हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था,
तब मुझे तुम्हारे चुटकुलों पे तो नहीं, पर तुम्हारे उस भोले से चेहरे को देखकर हंसी आ गई थी। मैं उस दिन रोते रोते हंस पड़ी थी। तुम कितने अच्छे हो अमित। पर्ची पढ़ते ही ममता फूट फूट कर रोने लगी। अमित के सीने से लग गई। अमित ने उसे बाहों में कस लिया, जैसे अपनी खोई हुई दुनिया का वापस पा लिया हो। जज साहब मुस्कुराए और कहा, याद रखिए, शादी का मतलब एक दूसरे की गलतियों का एहसास या हिसाब रखना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। आज तुम दोनों ने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया है कि अगर दिल में सच्चा प्यार है तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे ढाया न जा सके। ममता ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ अमित की ओर देखा और कहा, आज के बाद मैं तलाक मांगूंगी, न तुमसे अलग रहूंगी। ये मेरा वादा है। अमित ने मुड़कर जज साहब की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद जज साहब, आपने हमें सिर्फ इंसान नहीं, हमारी ज़िंदगी लौटा दी है।